भारत की हिंदी पट्टी के गांव देहात में एक कहावत बहुत प्रचलित है। कहते हैं जो कभी नहीं जाती वही है जाती। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में हैं। बीजेपी आलाकमान में राजस्थान के पर्यवेक्षक रहे राजनाथ सिंह के साथ सीएम की मुलाकात और फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंथन में क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसका अब इंतजार है। बैठक में मंत्रिमंडल गठन को लेकर हिसाब किताब लग रहा है। इस हिसाब किताब में जाति फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सीएम समेत मंत्रिमंडल में अभी 3 लोग हैं, जिनमें से एक ब्राह्मण चेहरा खुद मुख्यमंत्री, राजपूत चेहरा दिया कुमारी, दलित चेहरा प्रेमचंद बैरवा हैं। अब बाकी की जातियों को साधने की कोशिश भी की जाएगी। बहुत से नाम हैं जिन्हें तवज्जो दिया जाना है, बहुत से समाज हैं जिनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। महिलाओं को कितना मंत्रालय मिलेगा, ये भी देखने की बात होगी। आदिवासी कम्युनिटी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और भी बहुत सारे समीकरण हैं जिन पर मंथन जारी है। जरा ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि इस विधानसभा में बीजेपी के पास कौन सी जाति के कितने विधायक जीत कर आए हैं। आप देखिए, राजस्थान विधानसभा के अंदर ब्राह्मण विधायक 12 जीत के आए हैं बीजेपी के लिए। जाट भी 12, गुर्जर 5, रावत 3, नागर 3, धाकड़ जाति से 3 है, कालवी से 3 है, पटेल समाज से 3 है और अन्य 7 विधायक जीत के आए। दोबारा से देखते हैं। सबसे ज्यादा 23 एसटी से, राजपूत से 17, एसटी से 16, ब्राह्मण जाट से 12, वैश्य से 8 और इसके बाद अगर आप देखें तो फिर गुर्जर से 5 हैं, 3 रावत विधायक हैं, 3 नागर विधायक भी भाजपा के पास हैं, धाकड़ जाति से 3 है, कालवी से 3, पटेल से 3 और अन्य 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब इन तमाम विधायकों के जो समाज हैं उनको भी प्रतिनिधित्व दिए जाने के क्रम में इनमें से काफ़ी विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। टोटल 30 विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। 30 की स्पेस है। 3 ऑलरेडी तय हैं, 27 नाम और बाकी हैं। अब जातिगत फैक्टर के साथ साथ और किन लोगों को इसमें तवज्जो मिलेगी, क्योंकि इन तमाम जातिगत समीकरणों के साथ साथ बड़ा सवाल, इनफैक्ट सबसे बड़ा सवाल ये भी है जो आपके जहन में भी आना चाहिए कि क्या देश प्रदेश की सरकारों में ज़्यादा योग्य, ज़्यादा शिक्षित उम्मीदवार या विधायक, वो कब उनको मंत्रिमंडल में जगह देने की कवायद शुरू होगी। अभी तो जातिगत फैक्टर पे काम हो रहा है। वो बात अलग है कि इनमें भी अपने आप में बहुत सारे काबिल लोग होंगे, लेकिन आधार जो है वो ज़्यादा योग्य और ज़्यादा शिक्षित का रहना चाहिए। कब तक ऐसा नहीं होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्याम झा भाजपा के प्रवक्ता के नाते से जुड़ेंगे, हेमंत गोयल राजनीतिक विश्लेषक, प्रकाश भंडारी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक के नाते से आप भी जुड़ रहे हैं। तीनों लोग का स्वागत है। सर, शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले श्याम झा से। मुख्यमंत्री जी दिल्ली में है सर, सारे फैसले अब दिल्ली से होने हैं, ये तय मान लिया जाए अगले 5 साल सरकार दिल्ली से चलेगी। पहले छोटा सा जवाब आपका इस पे ले लेते हैं। ये देखिए, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व जो है हमारा दिल्ली में बैठा हुआ है, तो इस नाते अभी मुख्यमंत्री जो बने हैं तो निश्चित है मंत्रिमंडल के लिए भी पूरी चर्चा होगी, किसको कौन सा मंत्रिमंडल देना है, जिस हिसाब से भी आपने बताया कि जाति और समाज सारी चीजों को देखते हुए जो भी होता है उसको तय किया जाएगा। तो उसमें विचार विमर्श होना तो बहुत आवश्यक है, जरूरी है। तो श्याम जी, राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता के लिए विचार विमर्श दिल्ली से होने लगा है। ये क्रम 2013-15 तक नहीं था। मुझे ध्यान है कि बाकी आप लोग भी ठीक बताएंगे कि 2013 में जब वसुंधरा राजे सत्ता में आई थी तब कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या संभालेगा, ये तो राजस्थान में ही तय हो गया था ना सर। क्या ये मान लिया जाए कि मौजूदा वक्त में आपका प्रदेश नेतृत्व जो है इतना सक्षम नहीं है कि ये सब चीजें तय कर सके? ना, ऐसा नहीं है। पहले भी रायशुमारी सारी होती थी दिल्ली से, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पहली बार। लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं जाते थे सर। जो केंद्रीय नेतृत्व है वो दिल्ली बैठता है, तो ठीक है, वो दिल्ली चले गए, फोन पे बात होगी, उनको आभार भी व्यक्त करना था, मिलना था, वो भी एक प्रयोजन था, उसी विषय में बात भी होगी। ठीक है सर, मंत्रिमंडल का गठन होना है, तमाम चर्चा होगी। जेपी नड्डा साहब के साथ भी बैठक और राजनाथ सिंह जी के साथ भी बैठक, तमाम आलाकमान के शीर्ष नेतृत्व की इसमें रायशुमारी होगी। किन किन के नामों पर अब ज्यादा चर्चा होने की संभावना है, जरा बता दीजिए, क्या अंदर की खबर है आपके पास? जी, मुझसे पूछा आपने? जी बिल्कुल, आप ही से पूछा सर। देखिए, ये सारा जो विषय है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, सवाल बहुत बड़ा है और इस बड़े सवाल के लिए मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ। और देखिए, जो भी होगा अच्छा होगा प्रदेश के लिए, प्रदेश के हित के लिए अच्छा होगा, ये तय मान के चलिए।
बाकी कौन कौन क्या क्या बनने वाले हैं जब निर्णय हो जाएगा, अभी चर्चा चल रही, जब भी निर्णय होगा तो वो आपके सामने आ ही जाएगा। अब पहले मुख्यमंत्री जी का विषय था, मुख्यमंत्री चुने गए तो आपको पता लगा। तो हाँ, जैसे ही जो निर्णय होता है आपके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा। तो महिलाओं को भी तवज्जो दिया जाएगा सर मंत्रिमंडल में? बिल्कुल बिल्कुल अवश्य, बिल्कुल महिलाओं को भी तवज्जो दिया जाएगा। अभी तो देखिए डिप्टी सीएम भी महिला बनी है हमारे यहाँ पे। हाँ, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्योंकि डिप्टी सीएम महिला बन चुकी हैं, तो क्या बाकी मंत्रिमंडल के गठन में महिलाओं को स्पेस दिया जाएगा या हो गया महिलाओं का कोटा पूरा? नहीं नहीं, बिल्कुल निश्चित महिलाओं का भी होगा, निश्चित रहेंगी। कई डिपार्टमेंट है जो महिलाओं के हाथ में होंगे, कई डिपार्टमेंट है जो पुरुषों के हाथ में होंगे। निश्चित रूप से भागीदारी महिलाओं की मंत्रिमंडल में होगी। ठीक है हेमंत जी, बैठकों का क्रम तो हम देख ही रहे हैं, बीते काफी दिनों से पहले मुख्यमंत्री को लेकर के बैठक क्रम था और अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के भी दिल्ली में ये महामंथन, इसको कह सकते हैं बीजेपी के शब्दों में, बड़ा मंथन हो रहा है। आपको क्या लग रहा है सर, क्योंकि सबसे जो ज्यादा जिस नाम और जिस पद पर नजर बनी है वो गृह मंत्री का पद है। हेमंत जी, गृह मंत्री के पद पर सबकी नजर होगी। किरोड़ीलाल मीणा, बाबा बालकनाथ, ये इस पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। आपका विश्लेषण भी यही कहता है क्या? देखिए राहुल जी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली में है, सीनियर लीडरशिप के साथ तमाम नामों को लेकर विचार कर रहे हैं और ये आवश्यक भी है कि सीनियर लीडरशिप के साथ तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाए, उनका मार्गदर्शन लिया जाए। अभी आज जो गृह मंत्री के पद को लेकर जो चर्चा है वो दिया कुमारी जी को लेकर है। हालांकि इससे पूर्व बाबा बालकनाथ और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के नामों की चर्चा थी, लेकिन आज, क्योंकि आज आप और हम तो केवल कयास लगा सकते हैं, बीजेपी आलाकमान किनको क्या बनाएगा ये तो जब बन जाएंगी तब पता लगेगा, लेकिन अभी तो कयास लगा सकते हैं। तो अभी तो दिया कुमारी जी का नाम चर्चाओं में है और वो उनके साथ भी हैं दिल्ली पे। तो लेकिन ये जरूर है कि जातिगत समीकरण है, चाहे क्षेत्रीय संतुलन है, तमाम बातों को याद में रखा जाएगा। विचार परिवार से भी पूरी सहमति और सहमति ली जाएगी, सीनियर लीडरशिप से पूरी सहमति ली जाएगी और तमाम ये सारी बातों को ध्यान में रख के मंत्रिमंडल गठन जो पहले मलमास के बाद करने की बात थी, अब वो मलमास से पहले ही और जल्द ही उसकी गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो पोर्टफोलियो, अभी जैसे दोनों डिप्टी सीएम है, इनके पास भी कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो इनको भी तत्काल कोई पोर्टफोलियो दिया जाए, इस तरह की भी वहां पर चर्चा दिल्ली में होगी। तो ये तमाम बातें हो रही हैं और आज एक बहुत बड़ा निर्णय और राजस्थान सरकार ने लिया। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक अहम आदेश जारी किया है राहुल जी। उस आदेश से कांग्रेस सरकार के तमाम बोर्ड, आयोग, निगम, वहां पर जितने भी गैर सरकारी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जितने भी थे, तमाम लोगों को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। सारे बोर्ड, निगम, आयोग भंग कर दिए, डिजॉल्व कर दिए। बहुत बड़ा निर्णय राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में ले लिया है। इस तरह के निर्णय आमतौर पर सरकार गठन के 6-8 महीने बाद लिए जाते हैं, जो इन्होंने तत्काल ले लिया। तो ये अच्छा एक मैसेज देने की भी कोशिश भजनलाल सरकार कर रही है। सरकार तो अभी गठित तो होगी ठीक तरीके से, लेकिन एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि भजनलाल शर्मा अपने नेतृत्व का एक सीधा मैसेज देने की भी। अच्छा, इसके साथ साथ फिर सर एसआईटी का भी गठन कर दिया पेपर लीक को लेकर के, अभी कल वो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया, तो एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है। राहुल जी, मैं यही कह रहा हूं कि 15 तारीख की शाम को उन्होंने पदभार ग्रहण किया और आज 17 तारीख है। उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया, उन्होंने एंटी जो गैंगस्टर टास्क फोर्स उसका गठन कर दिया। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी का जो अफसरों का सिलेक्शन है ना, क्राइटेरिया बहुत उत्तम है, बहुत उम्दा है। दिनेश एएनएम राजस्थान पुलिस के वो बड़े चेहरे हैं, प्राउड फेस है राजस्थान पुलिस के, उनको एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का हेड बनाया गया है। बहुत अच्छा नाम है, बहुत उम्दा नाम है। ठीक है हेमंत जी, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश भजनलाल शर्मा द्वारा भी होगी केंद्र के लिए, नेतृत्व, अपने नेतृत्व के लिए, विशेष नेतृत्व को भी, कि जिसको उन्होंने चुना है वो ठीक तरीके से काम करेगा और मजबूती के साथ काम करेगा। लेकिन अब बात मंत्रिमंडल पे ही हम लोग अगर वापस लौट के आए तो प्रकाश जी, कयास ही लगाए जा सकते हैं, ये बात भी हेमंत जी की ठीक है, लेकिन विश्लेषण भी हम लोग कर सकते हैं। और विश्लेषण में अगर हम करते हैं तो हम देखें कि मीणा समाज को अभी तक प्रतिनिधित्व उस तरीके से मिला नहीं है और नारे भी लगने लगे सोशल मीडिया, मतलब नारे कहें या उसको कहें कि स्लोगन चलने लगे सोशल मीडिया पर कि लाठी खाए मीणा और किरोड़ीलाल, लाठी खाए किरोड़ीलाल और सीएम बने भजनलाल। तो ये जब चलने लगता है तो फिर पार्टी देखती है इस चीज़ को कि कैसे संतुलन बैठाना है। तो क्या किरोड़ीलाल मीणा अगले गृह मंत्री हो सकते हैं राजस्थान के, आपको लगता है? देखिए, अब जहाँ तक मंत्रिपरिषद
कि गठन का सवाल है, हम्म। या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब दोनों ही एक ही धर्म अपनाते हैं मंत्रि परिषद की गठन के अंदर, और वो है कि एक तो क्षेत्र की बात होती है और एक तो जाति समीकरण क्या है। हाँ, कितने क्षेत्र से कितने लेने हैं, कौन से क्षेत्र से कितने लेने हैं, और जिन क्षेत्रों से लेना है उसमें से कौन सी जाति का आदमी लेना है। तो दोनों ही पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहां नहीं तो सर इसमें अगर हम देखें तो भाई एससी से 23 विधायक हैं भाजपा के पास, राजपूत के 17 हैं, राजपूतों के लिए उन्होंने अपना 12 जाट भी है। नहीं 12 जाट, हाँ बात आती है, जाट भी है, ब्राह्मण 12 हैं, गुर्जर है 5, तो इन सबको साधना पड़ेगा सर। ये सबको साधेंगे ठीक है, लेकिन जो प्रभावी आप जैसे आज की अगर पिछले 2018 के अंदर बीजेपी का एक भी गुजर जीत के नहीं आया, आपके 5 गुजर जीत क्या है, तो वो भी बोलेंगे साहब हमने तो हमारी जो है लॉयल्टी शिफ्ट कर दी थी बीजेपी के लिए, तो हमें जगह दीजिए। जाट बोलेंगे पर हम जो है हम भी इधर बीजेपी की तरफ आ गए, हमें भी जगह दीजिए। तो सवाल ये कि सब जाति समीकरण के बीच में बैठ गया, या क्षेत्र और जाति समीकरण, इसको साधना पड़ता है। आप वहां पर विद्वत्ता, प्रशासनिक क्षमता या किसी की व्यक्तिगत क्षमता का कोई उपयोग किया जाए मंत्रि परिषद के अंदर, और राज्य के विकास के लिए उनकी योगदान से कोई और बात करने की कोई ऐसी पार्टी करती नहीं है। आप देखेंगे कि जो योग्य व्यक्ति है वो तो बाहर बैठा हुआ होता है, और जो अयोग्य व्यक्ति है वो मंत्रि परिषद में उसमें बैठता है। कि उसका कारण ये कि जिस क्षेत्र से आता है उसका महत्व, जिस जाति से वो आते हैं तो अब इसमें सर ये भी जरा देखना पड़ेगा, जिस तरह हेमंत जी भी कह रहे थे, श्याम जी, कि तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं वो भी, क्योंकि पोर्टफोलियो अभी डिप्टी सीएम का भी डिवाइडेड अभी बटा नहीं है, मुख्यमंत्री के पास भी कौन कौन से मंत्रालय रहेंगे उस पर भी निश्चित रूप से चर्चा होगी। तो अगर हम बड़े विभागों की सर बात कर लें, कार्मिक विभाग है, डीपीआर है, गृह विभाग है, लोक निर्माण है, जल संसाधन है, कानून मंत्रालय होगा, परिवहन एक बड़ा विभाग राजस्थान में है, चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, शिक्षा के ऊपर मैं अलग से आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन ये जो तमाम बड़े विभाग हैं, ऊर्जा विभाग हो गया, इसके लिए कौन से बड़े चेहरे, कौन से बड़े दावेदार आपकी पार्टी में जो विधायक हैं आपके, उनमें से कौन कौन है? माने न माने, एक बात बताऊं मैं आपको कि जितने जो एमएलए जीत के आए हैं, कोई बोलता मुझे यूडीएच का मंत्री बनाओ, पैसा है उसके अंदर। कोई बोलता है मुझे मिनिस्टर हेल्थ में दो, स्वास्थ्य विभाग दो, उसमें पैसा है, और मुझे पीएचडी दीजिए, उसमें पैसा है। कोई ये नहीं बोलता कि समाज कल्याण में जाऊंगा, कोई नहीं बोलता कि नहीं। तो सर अब ये तो अब हमारे देश की, प्रदेश की राजनीति की सवाल है कि राहुल जी हमें क्या करना है, हमें हफ्ते बैठ करके अंदर ये पार्टी जो है, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करती है पार्टियां, उसमें सवाल ये कि हमें बोले साहब ये किसी के एमएलए का जीतना अलग होता है, मंत्रि परिषद के अंदर चयन करेंगे जो आदमी दक्ष हो, प्रशासनिक योग्यता रखता हो, पढ़ा लिखा हो, उसकी बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी एक सवाल है सर कि कब तक जो है जातिगत फैक्टर और एक दूसरे को रिझाने के लिए मंत्रालय बढ़ते रहेंगे। जो आपने आखिरी में प्रश्न पूछा, यही मैंने अपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ज्यादा योग्य लोगों को हम कब मंत्रिमंडल में देखेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ेगा देश। फिलहाल मैं श्याम जी के पास आ रहा हूँ। श्याम जी, आपसे मेरा सवाल था कि बड़े मंत्रालयों में किस किस को बड़े मंत्रालय दिए जाने हैं, क्योंकि तमाम बड़े मंत्रालय मैंने गिनवाए, आपको पता ही है कौन कौन से बड़े नाम शामिल हो सकते हैं इस दौड़ में। संदीप शर्मा, हीरालाल नागर, ये सब। जी श्याम जी, जो योग्य व्यक्ति है, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, इस बात को वो बड़े मंत्रालय का मतलब बड़ा विभाग क्यों चाहते हैं, उसमें पैसा है। नहीं ठीक बात है प्रकाश जी, बिल्कुल ठीक बात है। जवाब ले लेते हैं, श्याम जी से जवाब ले लेते हैं। श्याम जी बताइए आप। जी बिल्कुल, मैं आप बोलने का मौका देंगे तो बोलूंगा ना। ठीक है सर, आप बोलने देंगे, उनको बताएंगे प्रकाश जी बता रहे हैं, श्याम जी बोल रहे हैं। श्याम जी बताइए। राहुल जी, जो योग्य व्यक्ति है, जो वास्तव में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको निश्चित मौका मिलेगा और वो अपने आप को प्रूव करें। नहीं कौन है सर, बताइए ना। आप तो आप सीधा नामों पर बात करते हैं सर। अभी इसका समय गया कि जो योग्य है, जो ये है, अब सीधा नामों पर बात करते हैं। कौन कौन से बड़े नाम है? देखिए जैसे जवाहर सिंह बेडम हम नाम दिखा रहे हैं, कुम्हेर से डॉक्टर शैलेश सिंह का नाम भी संभावित मंत्री पदों में है, झाड़ौल से बाबूलाल खराड़ी का नाम मंत्री पदों में शुमार है, और भी कुछ नाम है, मैं लगातार चला रहा हूं। बाली से पुष्पेंद्र सिंह राणावत। क्या ये वो चेहरे हैं जिनको कुछ बड़ा विभाग मिलेगा, या कौन कौन है? जरा बताइए ना, नाम लेके बताइए। 112 लोग मंत्री बनना चाह रहे हैं। देखिए राहुल जी, जितने आपने नाम बताए, इनमें से भी काफी लोग रहेंगे और हो सकता है कुछ नए लोग भी आएंगे
आप निश्चित मान के चलिए बहुत अच्छा एक हेल्दी सा मंत्रिमंडल बनने वाला है। और आप भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि हरियाणा में कोई सोच सकता था कि नॉन जाट सीएम बनेगा। अब देखिए 2 कार्यकाल से वह नॉन जाट सीएम है। तो जातिवाद और सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। राजनीति में मैं ये नहीं कहूंगा कि जातिवाद को लेकर के बात नहीं होती। राजनीति में जातिवाद बिल्कुल चलता है, होता भी है, लेकिन केवल जातिवाद को देख करके काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में योग्यता और जो जिस हिसाब से 5 साल से जो कुशासन चला है उसको ठीक करने के लिए तो बताइए ना सर, फिर मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं तो सर श्याम जी, मैं तो आपकी बात मान के चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल एक योग्य उम्मीदवार को मंत्रिमंडल। उनको बताइए कहाँ का देवस्थान विभाग दे दीजिए। प्रकाश जी सवाल पूछ लेता हूँ, सवाल ले लेता हूँ श्याम जी। तो श्याम जी मैं कह रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आपकी पार्टी बिल्कुल योग्य उम्मीदवारों को बनाएगी। तो मुझे बताइए ना, शिक्षा मंत्री के योग्य कौन कौन नाम है आपके जहन में? तो उनको कौन सा विभाग देंगे, ये तो खुद ही लड़ाई देखिए। राहुल जी, जो आपका जो सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि सवाल बहुत बड़ा है और इस बड़े सवाल के लिए मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। और इसमें निश्चित मान के चलिए कि जो आप नाम बता रहे हैं इनमें से अधिकतर लोग मंत्रिमंडल में होंगे, लेकिन कौन क्या बनेगा ये बताने के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं इस चीज के लिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं फिर दूसरा एक सवाल आपसे पूछूंगा जिस पर आप ये जवाब देकर नहीं बच पाएंगे। फिर मैं आपके पास लौटूंगा सर, और प्रकाश जी आपके पास भी लौटूंगा, हेमंत जी आपके पास भी आ रहा हूं। छोटे से ब्रेक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान अपने मंत्रिमंडल का गठन करेगा। हेमंत जी आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे सीधा जानना भी ये चाहूंगा, क्योंकि अब बिल्कुल अंतिम ये क्षण है इस प्रोग्राम के, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं हेमंत जी और प्रकाश जी कि एससी अगर 23 हैं भाजपा के विधायक, तो उसमें से कितना आप मान के चल रहे हैं? देखिए 27 स्पेस बची हैं, टोटल अधिकतम 30 कर सकते हैं। 30 में 3 तो मुख्यमंत्री समेत 2 डिप्टी सीएम ही हो गए, 27 बचे। और माना यह भी जा रहा है कि 27 में से सर कुछ स्पेस जरा खाली रखी जाएगी, हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो, तो 20-21 मान के चलते हैं। तो एक मोटा मोटा हिसाब लगा लेते हैं, एससी अगर 23 विधायक हैं भाजपा पर, तो कितना मान के चल रहे हैं कि एससी विधायकों को मंत्रिमंडल में तवज्जो दी जाएगी? राहुल जी, अभी एक डिप्टी सीएम वो दलित हैं, एससी वर्ग से हैं। ठीक बात है, ठीक बात है, वो हो गए। हाँ, इसके अलावा अनीता बघेल है, बहुत ही उपयुक्त उम्मीदवार हैं, वो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। हाँ। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कैलाश वर्मा, हालांकि कैलाश वर्मा के लिए दिक्कत है कि वो भी जयपुर जिले से आते हैं। हाँ। जबकि सीएम और डिप्टी सीएम तीनों ही जयपुर से हैं। हाँ। जोगेश्वर गर्ग हैं, जोगेश्वर गर्ग वो भी दलित हैं और बड़ा चेहरा है दलित, बीजेपी की दलित चेहरे के रूप में। हाँ। उनका नाम भी काफी चर्चाओं में है। हाँ। तो और अगर राजपूत की श्रेणी में सर आ जाए, अगर जी राजपूत में अगर आ जाए, तो एक डिप्टी सीएम तो है ही राजपूत, फिर उसके साथ साथ मंत्री में 17 विधायक। राजपूत में पुष्पेंद्र राणावत हैं, हाँ। वो उनको बिजली विभाग दिया जा सकता है। वो पहले भी वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। हाँ। तो वो निश्चित रूप से उनका नाम शामिल किया जा सकता है। और दिया कुमारी तो पहले से हैं ही। हाँ। तो एक ये है इसमें सर, अगर एक मैं एसटी पर जरा और आपसे चर्चा कर लूं, एसटी पर और चर्चा कर लूं, आदिवासी चेहरों में भी एसटी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। क्या मुख्य गृह मंत्री का पद उनको हो सकता है कि सर? उसमें एक समस्या है, उनको मेडिकल हेल्थ मिल सकता है, क्योंकि वो चिकित्सा पेशे से हैं। लेकिन फिर उसमें भी ये बात हो जाएगी फिर हेमंत सर की तीनों शीर्ष नेता जो हैं वो जयपुर से हो गए, और फिर किरोड़ीलाल मीणा भी पूरी राजस्थान से, तो उसको भी वहां पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो लैग कर जाएगा उनका दमदारी। ये दिक्कतें तो आने वाली हैं, ये दिक्कतें आने वाली हैं, बिल्कुल। ठीक है। प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। प्रकाश सर, ब्राह्मण चेहरों में किसको तवज्जो मिल सकती है? ब्राह्मण, जाट और वैश्य पर बात कर लेते हैं आपसे। देखिए, आपने जो मंत्रिपरिषद के संभावित चेहरे गिनाए हैं, वो तो उस हिसाब से तो 50 की मंत्रिपरिषद होने वाली। अब सवाल ये ऑफ कोर्स सर, वो तो संभावित है ना, उसमें मंथन हो रहा है, तो मंथन में चीजें छटेंगी ना। संभावित तो सवाल ये है कि ये तो दर्शाती है कि जैसे मैं एक राम हूँ राजपूतों के अंदर, जो बहुत काबिल नाम है, वो है गजेंद्र सिंह खेमसर का। वो MBA हैं, पढ़े हुए हैं। हाँ। और पिछली बार वो ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने अच्छा काम किया। देखिए, वहाँ कंपनियां हैं, वहाँ जो काम आपको देखा वो जो देखना है। हाँ। ऊर्जा के अंदर क्षेत्र ऐसा है कि वहां पर 24/7 वाला काम है। ठीक है। और चेहरा बताइए सर, और 1-2 नाम बताइए।
और देखिए अब आप एक आते सवाल ये है कि आपके SC 23 लोग जीत के आए हैं, राजपूत 17 हैं, वैश्य 8 है। अब वैश्य के अंदर जो है नाम ऐसे, जैसे आप कैसे जयपुर से मालवीय नगर से जीते हुए कालीचरण सराफ को कैसे भूल सकते हैं। हाँ। उनको बड़ा अनुभव, 6 बार की हाँ। वो प्रोटेम स्पीकर होने वाले हैं। उनको स्पीकरशिप की कोई बात चली थी, लेकिन अब उनको अब शायद वो अगर ये मान के चले कि वसुंधरा गुट के है। अच्छा, ब्राह्मणों पर लौटे तो सर जेठानंद व्यास को मंत्रालय मिल सकता है क्या? बीडी कल्ला को उन्होंने हराया, शिक्षा मंत्री को हराया उन्होंने बीकानेर पश्चिम में। आप राजपूतों की बात करें तो एक और इतना बड़ा नाम है तो उसको कैसे भूल सकते, वो सिद्धि कुमारी बीकानेर की। हाँ, सिद्धि कुमारी निश्चित रूप से एक बड़ा नाम हो सकती है उसमें। बिल्कुल, आप ये बड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए जाटों का वर्ग जो है, जाटों का वर्ग, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर। तमाम नाम है और तमाम मंथन भी होना। और देखिए श्याम जी, ये भी बहुत बड़ा काम है। हम लोग जानते ही हैं तमाम डेटा के साथ साथ पूरा एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी करती है। और लेकिन कुछ नामों पर हम लोग ने चर्चा की है हेमंत जी और प्रकाश जी के साथ मिलकर, जिसमें श्याम जी ने भी अपना योगदान दिया है। हालांकि श्याम जी ये कह करके बच रहे हैं कि, और उन्हें बचना भी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में बड़ी सख्ताई हो गई है कि कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलेगा। किसने कुछ एक्स्ट्रा बोला तो सीधा कार्रवाई दिल्ली से। तो ठीक है, हर पार्टी का अपना अनुशासन है। बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूं फिलहाल आप तीनों मेहमानों का। मैं श्याम जी बहुत शुक्रिया आपका भी, हेमंत जी शुक्रिया, प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा लगातार जारी रहेगी और मंथन जारी है दिल्ली में। उस मंथन पर हमारी कवरेज भी जारी है। मंत्रिमंडल का गठन होना है। हर प्रकार से छोटी बड़ी अपडेट के साथ NDTV राजस्थान आपके साथ लगातार जुड़ा रहेगा। खबरों का सिलसिला भी हमारे यहाँ लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।